बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल ट्रांसमिशन ईरान और यूएस डायलॉग वो जो हो चुके, वो जो वापस जा चुके, वो किन निकात के ऊपर वापस गए हैं, किन यकीन दहानियों पे गए हैं, कितनी बदतमादी लेके गए हैं, आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होगा, जंग बंदी कितना अरसा बरकरार रहेगी, पाकिस्तान के अंदर क्या बातचीत होती रही और अमेरिका अपनी सुपरमेसी किस तरीके से बहाल रखना चाहता है, ईरान जो है वो अपनी हिफाजत को किस हद तक यकीनी बनाना चाहता है और ईरान जंग के बाद की अपनी पोजीशन को किस हद तक बरकरार रखना चाहता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हुई जो मीडिया की जीनत नहीं बनी और कौन सी ऐसी बातें हुई जो मीडिया की जीनत बनी है लेकिन उनका हवा नहीं बन सका, और जिनका हवा बना हुआ है उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये तमाम मंजरनामा ऐसा है कि जिसको आप एक मखमसे की सूरत में भी देख सकते हैं, एक गुत्थी की सूरत में भी देख सकते हैं, जिसे फौरी तौर पर सुलझाया नहीं जा सकता। 47 साल की अदावत है, 4-5 बार पहले मुज़ाकरात की बदएतमादी है और फिर उसके बाद एक हालिया जंग में दोनों तरफ बड़े नुकसान के बाद जब बैठना था तो दोनों फरीकैन जाते हुए ये नहीं कह के गए कि मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा, वो ये नहीं कह के गए कि हमारी बस हो चुकी, वो ये नहीं कह के गए कि अब जंग दोबारा से शुरू होगी। वो जो कह के गए हैं उसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा सुकम छोड़ के गए हैं, क्या वही सुकम एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है? क्या हिफ्ज़े मा तकद्दुम वो तमाम चीज़ें जो है वो बराह रास्त सामने नहीं लाई गई कि जो पसे पर्दा ताल्लुकात के नतीजे में तय पा चुकी हैं कि अभी अगर उसके ऊपर तज़किरा किया जाए तो प्री मेच्योर चीज़ें होंगी, जब तक वो मेच्योर नहीं होती तब तक एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बातचीत नहीं होगी। तो इसी पूरे मंजरनामे का अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार है, चेयरमैन जवानाने तहरीक पाकिस्तान है, अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, सुबह सवेरे तो ये तासुर मिला कि जब जेडी वैंस के जाने की खबर आई कि जेडी वैंस उठे मुज़ाकराती कमरे से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना बयान ये दिया कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और अमेरिका से ज़्यादा ये ईरान के लिए बुरी खबर है, हम एक अच्छी पेशकश छोड़ के जा रहे हैं और हम जा रहे हैं वापस। तो उनके वापस जाने पर तो हर तरफ यही मंजरनामा था कि ले मुज़ाकरात हो गए ख़त्म, अब वो तमाम तर कोशिशें हो गई रायगा। तो आप बताइए कि सिफारती आदाब में, सिफारती जुबान में ये पैगामात क्या होते हैं और इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब। और देखिए, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात ना खत्म हुए हैं बल्कि ये एक मीन्स टू एन एंड की तरफ जा रहे हैं और ये एक मुज़ाकरात शुरू हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि 28 फरवरी को जो एक तातुल आ गया और जंग के अंदर तब्दील हो गया सारा सिलसिला, दोनों अतराफ ने एक दूसरे को बड़ा ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बल्कि तीनों फरीकैन ने। अब मसला यहाँ सिर्फ ये है कि अब हकीकत में तो अमेरिका को भी ये अंदाजा हो गया कि इसराइल अब उनके लिए एक लाइबिलिटी बन गया है, एक दर्द-ए-सर बन गया है। इसका इजहार खुल के उनकी आवाम कर रही है, उनका मीडिया कर रहा है, उनकी रियासत के लोग कर रहे हैं और उनकी फौज कर रही है और रिलेक्टेंट है ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि ये अमेरिका की जंग न थी और ना है, इस वजह से वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। हाफ हार्टेड एफर्ट्स हुई हैं अभी तक। इसी वजह से आपने देखा कि दौरान जंग आर्मी की क़यादत को तब्दील किया गया, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम पैगाम था पूरी दुनिया के लिए और खुद अमेरिका के लिए। अब इसके अंदर जो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान का काम ये था कि मुज़ाकरात की टेबल पे फरीकैन को ला के बिठाता, एतमाद बहाल करवाता, एक मुज़ाकरात का माहौल बनाता, जो कि हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी बर्फ पिघल गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंग है वो 40 दिन से जो वहाँ आग बरस रही थी, वो आग बरसना बंद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इट इज लाइकली टू प्रिवेल, क्योंकि मुज़ाकरात को खत्म करना किसी के भी हक में नहीं होगा। और सबको पता है कि जंग जब भी होती है खत्म तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे ही होती है। हार या जीत होती, अगर अमेरिका ये जीत चुका होता तो आप मुझे बताएं वो मुज़ाकरात की टेबल पे 12,000 किलोमीटर दूर अपने नायब वजीर अपना सदर को भिजवाते किससे मुलाकात करने के लिए? स्पीकर कौमी असेंबली और वजारत वजीर खारजा से मिलने के लिए। दिस शोर्स के वो एक मामला एंगेजमेंट का रखना चाहते हैं। जेडी वैंस साहब ने भी ये बात तो कही नहीं की। आपने बड़ा अच्छा बयानिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने कहा कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये खत्म हो गया और हम बिल्कुल वी आर एट वॉर अगेन, डैगर्स ड्रॉन सिचुएशन नहीं है।
अब जो इसके अंदर अहम बात है, अहम बात यह है कि अब इसलिए वो गए हैं, और मेरे ख्याल में दोनों फरीकैन ये करेंगे कि इसके अंदर आखिर वो कौन सी लिखाई होगी, यानी कि एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या होगा कि मज़ाकरात जो नतीजा निकला है उनकी सही सिफारिश होगी। फिर उसके बाद उसमें दूसरा देखा जाएगा फर्म एश्योरेंसेस का, यानी कि मजबूत एश्योरेंसेस दी जाएंगी कि भाई कौन गारंटी देगा कि मुस्तकबिल में इनके ऊपर हमला नहीं होगा, ना इसराइल की जानिब से सही। और ना ही अमेरिका की जानिब से। इस सिलसिले में जो बात आपके शुरू में बयानिए में आपने की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो ये था कि जो चीजें सामने नहीं आ सकी वो ये थी कि चीन गारंटी देगा, और अगर चीन गारंटी देगा तो अमेरिका तो फिर अपने साथ एक ताकत को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका भी कोई बड़ा भाई मौजूद है। और ये बात फिलहाल अमेरिकन मुआशरे में, उनकी हुकूमत में, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो कि गलती तो वो कर चुके हैं, एंड गलती का खमियाजा ना यासिर रशीद साहब ने भुगतना है, ना अब्दुल्ला गुल ने भुगतना है। ये गलती तो उन्होंने की है, और ये अब वो खुद ही इस गलती का अजाला भी करेंगे। और यही वजह है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो खेल होते हैं उसमें बड़ी बड़ी टीमें या इंडिविजुअल बड़े नामवर होते हैं, फिर एक दिन कोई और आता है और वो उनकी जो जीत होती है उसको हार में तब्दील कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो पहलू है वो मैंने आपको कहा, एग्जैक्ट टेक्स्ट इसका क्या होगा, एश्योरेंसेस क्या होंगी, और फिर एक रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। रोबस्ट मॉनिटरिंग यानी कि मजबूत एक मॉनिटरिंग सिस्टम होगा जो आबनाए हुर्मुज के हवाले से होगा, क्योंकि अमेरिका की दो बुनियादी बातें थी, एक डी न्यूक्लियराइजेशन ईरान की, और दूसरा आबनाए हुर्मुज, हरमुज का महफूज रास्ता। तो इस ज़मन के अंदर ये जो बातचीत अभी तक हुई है, पहले 21 घंटे फिर 31 घंटे तक, तो 31 घंटे तो सिर्फ इस बात पे तो नहीं बैठे रहे होंगे कि ये सिर्फ एक नुक्ता है, इसके ऊपर आप अग्री करते हैं या नहीं। गुल साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सऊद बिन नुमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मैं आप दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए और जिस तरीके से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी ये बात कर रहे थे कि पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें हैं, ये भी सूरत हाल देखने को मिली है कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये दी एंड था और इसके बाद अब जंग फिर से शुरू होगी। तो जो बातें सब कर रहे हैं वो सारी बातें मुख्तलिफ पैराए के अंदर ही है, इबहाम भी उसके अंदर मौजूद है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी मौजूद है, कहीं ना कहीं नाउमीदी भी मौजूद है। तो वो जो बीच का मंजरनामा है वो क्या है? ये बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में कि टॉक्स जो जिस तरीके से पाकिस्तान में इन सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए, और जिस तरह देखें फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपने एक उनको अपॉर्चुनिटी दी है तो सिट इन फ्रंट इन पर्सन बैठे 47 ईयर्स के बाद हाथ मिलाएं और दिल की बात करें और तमाम पॉइंट्स को वो डिस्कस करें और थ्रेड बाय डिटेल में जाए, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो वो तो एक्सचेंज ऑफ जो अपने आइडियाज थे वो हुआ, और देखें कि सबका मानना है टॉक्स आर नॉट डेड। ये बातचीत अगर खत्म हुई है तो डिप्लोमेसी जारी रहेगी। और देखें जिस तरीके से जेडी वेंस ने कहा कि सब्सटेंशियल, उन्होंने कहा कि एक अचीवमेंट हुई है, तो इसका मतलब है देयर इज ए ग्लिमर, देयर इज ए रे ऑफ होप। इस बातचीत का मतलब यही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपना कुछ एक प्रपोजल आगे इनको दिया है कि इस पर वो देख के फिर हमें इस पर जवाब दें। तो लाइकली है, मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट लिया गया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ वार, और देखें सीज फायर कंटिन्यू हो, उसको रिन्यू भी करेंगे और ये अल्टीमेटली इसको एक अंजाम पे लेके पहुंचेंगे। और जब तक वो, जहां तक पॉइंट्स की बात है, देखें कि जो सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है, जो बाकी मीडिया बात कर रहा है कि 2 से 3 पॉइंट पे स्टेलमेट है, बाकी ऑलमोस्ट चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मेनली मेरे ख्याल में कोर इश्यूज थे, एक न्यूक्लियर पे है और सेकंड इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा उस पर, क्योंकि इनका अमेरिकन का एक आइडिया, एक फोर्स वहां पे डिप्लॉय करना चाहते हैं जो इंटरनेशनल कवर के अंडर हो और वहां पे वो चीजें मैनेज करें। ईरानी से इसको एग्री नहीं कर रहे हैं, तो सिमिलर पॉइंट्स है। लेकिन ये है कि देखें कि जो कन्फ्रंट्रेशन 28 फरवरी को जिस हालात से वाकयात से स्टार्ट हुई, लूमिंग थ्रेट जो जिस तरीके से था, और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि जो मैं जाके सिविलाइजेशन को खत्म करूंगा, और फिर एस्केलेशन हो रही थी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप देखें जो हालात और वाकयात थे, एनर्जी जो
सप्लाईज को थ्रेट कर रहे थे। आलमी मार्केट्स में देखें, वहां पे जो इंस्टेबिलिटी आई थी, एकदम देखिए जो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, सिफारतकारी की, पहले इनको बातचीत की, और स्पेशली 8-9 अप्रैल की रात को जो इंटेंस डिप्लोमेसी हुई पाकिस्तान की तरफ से, और फिर माशर इसमें इंस्ट्रूमेंटल था, और फिर सीज फायर हुआ, फिर ये तमाम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आना भी था, इंडिकेट कर रहा था दे आर सीरियस, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ हो। लेकिन प्रेशर्स बहुत होते हैं, स्पॉयलर्स भी हैं, डिस्ट्रक्टर्स भी हैं, और पब्लिक गवर्नमेंट बैक होम प्रेशर भी है। अमेरिकन के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ट्रंप के लिए जो मसाइल ऑलरेडी जो खड़े हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद टेबल पर बैठे हैं, पाकिस्तान की फैसिलिटेशन, दैट्स वाई दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, स्पेशली डार साहब का एंड फील्ड मार्शल को, फॉर फैसिलिटेटिंग देम, और जिस तरीके से वहां बातचीत हुई है। सो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। डिप्लोमेसी में होता भी इसी तरीके से है, क्योंकि बतदरीज इसमें आप आगे बढ़ते हैं। तो पाक एक स्टेप ले चुके हैं, पाकिस्तान ने बुनियाद रख दी है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जब कुछ दिनों के बाद इसमें मजीद आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, एंड दे अंडरस्टैंड कि इसकी इम्प्लीकेशन खिते में क्या हो सकती है अगर मजीद इसमें तबाही मच जाए। और वैसे भी आप देखें कि अभी जो लेटेस्ट सर्वेस हैं अमेरिका के अंदर, वो समझते हैं कि जो अमेरिकन थे वो इसराइल की जंग में कूद पड़े थे, और जो इसराइलीज का जो ग्राफ है अमेरिका के पब्लिक ओपिनियन में, वो गिर रहा है। और डिस्पाइट डिफेक्ट अभी आज हमने ये भी इसके देखा ऊपर नेतन्याहू को। जो माजी के तजर्बात हैं वो भी तो सादिक उतरते हैं कि माजी के तजर्बात से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हुई हैं। तो इसी वजह से मेज़ के ऊपर बैठ के उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एतबार करना जो है वो दोनों अतराफ में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नुमान साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल का अहाता किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये 100 में से कितने फीसद इसके बारे में बातचीत हो चुकी है और कितने फीसद बाकी रह चुकी है? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात जिस तरह पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया, जिस तरह होस्ट किया, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारी पाकिस्तान की एक पूरी गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको जाना चाहिए और उसका बनता भी है। और हम यही समझ और मैं यहाँ पे जर्मनी में ये देख रहा हूँ कि जो यूरोपियन अखबारी जरीदे हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वो पाकिस्तान के इस किरदार की बहुत मोतरफ हैं। और हम ये देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान एक नए इमेज के साथ जो है वो उभर के सामने आया है। दुनिया भर में उसका जो नाम लिया जा रहा है वो एक ऐसे पैराए में लिया जा रहा है जो इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड है। हमने नहीं देखा। मैं यहाँ पे आज से कोई 10 साल से मुकीम हूँ। मैंने पाकिस्तान का नाम इस पैराए में आज तक नहीं सुना, और मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर कि इस तरह पहले कभी ये एक हिस्ट्री इन मेकिंग है। आपका जहाँ तक कहना है कि कितने मुज़ाकरात, देखें ये एक बहुत ही ये कोई इस तरह जिस तरह हमारी एक एक्सपेक्टेशन, शायद एक जनरल एक्सपेक्टेशन थी कि शायद फौरी कोई इस तरह की जंग बंदी तो हमने करा दी, बट स्टिल के कोई हम नतीजतन कहीं पहुंच जाएंगे, ये इस तरह नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक कदम हम पाकिस्तान ने जो है एक फैसिलिटेशन का दिया है। अगर हम देखें तो हमने बहुत हद तक, या अमेरिका और ईरान ने बैठ के बहुत हद तक अपनी बातों को रिजॉल्व किया है, और इस रेजोल्यूशन को वो अपने अपने अब क्वार्टर्स में लेके जाएंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। और जिस तरह हमने देखा है कि जो प्रेस ब्रीफिंग भी दी है जेडी वेंस साहब ने, उसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि नेगोशिएशंस हॉल्ट हो गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपने अपने क्वार्टर्स में जाएंगे, इस फैसिलिटेशन को जो पाकिस्तान ने किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इवन जो वेस्टर्न मीडिया है, जो यूरोपियन मीडिया भी है, इसको पॉजिटिव देख रहा है, और वो देख रहा है कि इससे आगे बात और बढ़ेगी और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी, रादर देन के कोई इसमें जो है एक प्रॉपर हॉल्ट आ जाए और एक बिल्कुल जो है ये ब्लॉकेट की तरफ आए। मेरा ये ख्याल है कि हम इससे बहुत इसको हम समझते हैं कि बहुत हद तक जो है हमने एक 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 फीजिबल सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बट ये है कि आगे टाइम लगेगा, चीजें जो डिटेल्स में है, जिस तरह ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट के बारे में, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में जो डिटेल्स हैं। एक 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 इंग्लिश की कहावत है कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। अब अपर जो एक सतही तौर पे चीजें हैं वो फिर भी
दोनों फरीकैन ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की हैं और वो समझते हैं कि इसमें पॉजिटिविटी का एक आंसर निकल सकता है। अब दोनों अपने क्वार्टर्स में जाएंगे, डिस्कस करेंगे सही। एंड होपफुली जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन दी है उसमें से भी पॉजिटिव यानी काबिल अमल हल इसका निकल सकता है, मुस्बत उनसर जो है वो नुमाया हुआ है। तो इसी वजह से ये जो बातें हैं ये अपने अपने तहीं जाके अपने अपने ममालिक में तमाम अराकीन के साथ या तमाम हलकों के साथ डिस्कस की जाएंगी, जो इस सारे अमल में मुतासरीन भी हो सकते हैं और फैसला करने की सलाहियत भी रखते हैं। साथ ही मौजूद रहिएगा नुमान साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और ब्रिगेडियर साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे। इसी मंजरनामे में मजीद गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन और पहलुओं पे कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल जो है इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर कि इसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव निकलता हुआ दिखाई दे। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे, जिस तरीके से नुमान साहब ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि वो भी इसे पॉजिटिव ले रहे हैं, किसी ने भी इसके अंदर कोई सुकम नहीं निकाला, लूप होल्स की बात नहीं की। हाँ, थोड़े बहुत तो होंगे, मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात तो की जाएगी। यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से बातचीत की जाएगी कि ईरान उससे पीछे हटता है या नहीं हटता। ये भी बातचीत की जाएगी कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो पहले राय रखी जा रही थी, क्या अब भी वही राय रखी गई है या नहीं रखी गई, क्योंकि ईरान उसमें अपनी बर्तरी साबित कर चुका है। आबनाए हरमुज के हवाले से क्या प्लान तश्कील पा रहा है, और फिर अंदरूनी तौर पे जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वहां पे कंपनसेट करने के लिए क्या सूरत हाल हो सकती है। गुल साहब, ये तो वो चीजें हैं जो हम यूरेनियम की अफजूदगी, आबनाए हरमुज की बात कर रहे हैं, तो वो जो कंपनसेशन की बातें हुई होंगी, जो बिलियन डॉलर्स की बातें ये हुई थी कि हमें कंपनसेट किया जाए जो हमारे डैमेजेस हुए हैं, तो फिर इस ज़िमन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है? गुल साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अभी आपको आ रही है आवाज? जी जी गुल साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने सुन लिया, मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखिए, गुजारिश इसमें यह है कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसमें तमाम कानून दुनिया के लिए बनाए हैं, अपने ऊपर वो लागू नहीं करता। यानी कि यूनाइटेड नेशन की तमाम शिकें, जेनेवा कन्वेंशन की तमाम शिकें, जंगी मामलात के ऊपर, हर किस्म के समुद्री कवानीन के ऊपर, वो अपने लिए उस पर कोई चीज लागू नहीं होती। इसलिए जो अगर कॉम्पनसेशन की बात की जाए तो एक केस हुआ था, पैनम एयरलाइन का एक जहाज लिबिया में गिरा दिया था, और वो उसके बदले में लिबिया से बिलियंस ऑफ डॉलर इन्होंने कशीद कर लिए थे कॉम्पनसेशन क्लॉज के नाम के ऊपर। अब बाहर तो इन्होंने सेट की हुई है, खुद ही इन्होंने एक असूल तो बनाया हुआ है। उस लिहाज से ईरान इज एब्सोल्युटली ऑन द करेक्ट डायरेक्शन कि ही कॉम्पनसेशन तो, लेकिन उस कॉम्पनसेशन को अमेरिका में देने के अभी सकत नहीं रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो अपने इत्तेहादियों के बलबूते पर और उनके पैसे पे लड़ी हैं। अब ना वो पैसा है इस जंग में और ना इत्तेहादी हैं। दूसरी जानिब अब कैसे वो कर सकते हैं कॉम्पनसेशन? वो ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले ईरान के एसेट्स वो रिलीज कर दें, इसके साथ ही साथ वो ईरान को जो सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म कर दें। जैसे तेल की तरसील पे तो पहले ही उन्होंने जो है वो लिफ्ट कर दी सैंक्शन। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे एक किस्म की, देखिए असल बात ये होती है कि आपका क्या ख्याल है कि ये ओवरऑल 30 नुकात थे। 10 नुकात ईरान के थे, 15 अमेरिका के थे और 5 नुकात चाइना की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए थे। तो ये 30 नुकात, आपका क्या ख्याल है कि 30 के 30 पूरे होंगे और ईरान ये सोच रहा था कि हम 10 के 10 और अमेरिका 15 के 15 ले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। इसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये जो कॉम्पनसेशन है ये तो मैंने आपको बता दी, पैसे तो वो कोई देने नहीं लगे। अमेरिका से पैसे लेना तो जो अहम चीज है वो क्या है? देखिए, इस टाइम पे जो अहम है वो ये है कि ईरान एक सिग्नेटरी तो जरूर है यूएन क्लॉज 82 का, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है। अब उसके अंदर लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया हुआ, उसको तौसीक नहीं की हुई। इसलिए जो ट्रांजिट पैसेज है वो उसके लिए एक बड़ा ईरान के वो टेरिटोरियल वाटर में आता है, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स है टेरिटोरियल वाटर यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है। अब इस सारे के अंदर जो आबनाए हुर्मुज है उससे तो ये लगता है कि वो ओमान और इनके दरमियान में होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें क्या कहते हैं?
पाकिस्तान के लिए ये कैच है कि पाकिस्तान विल हैव अ मेजर रोल इन शेपिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। वो इस ज़िमन के अंदर बातें तो हो रही थी कि है। इसकी हिफाजत के हवाले से पाकिस्तान जो है वो भी किरदार अदा कर सकता है, लेकिन उसका आउटकम या हतमी ड्राफ्ट जो है वो कब सामने आएगा, ये एक वक्त की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कंपनसेशन के हवाले से, कंपनसेशन में क्या आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे कंपनसेट किया जाएगा, या फिर आप सिर्फ सैंक्शंस का उठ जाना ही कंपनसेशन देखते हैं? लाइकली है जी। जब इस बातचीत में अभी जो कुछ इतला जो CNN दे रहा है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जो एसेट आपके फ्रीज हुए हैं वो हम उनको अनफ्रीज कर देते हैं, उनको कर देते हैं, और जो सैंक्शंस को भी सिस्टमेटिकली उसको भी लिफ्ट करेंगे। और मैं कहीं पे ये भी पढ़ रहा था 3600 करीब के सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे, डिफरेंट टाइप्स के, बड़े मैसिव किस्म के सैंक्शंस हैं। तो उसको भी बतदरीज बतदरीज उनको भी लिफ्ट किया जा सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ट्रस्ट डेफिसिट है और जो एक आगे बढ़ने का है। बहुत सवाल ये पैदा होता है, क्या ये दोनों मुल्क विल दे मूव फॉरवर्ड, एक ये चीज है। क्या वो अमन को एक चांस देंगे, या फिर वो वही पुराने उस कन्फ्रंटेशन पे जाएंगे जिसका अल्टीमेट जो कल्मिनेशन होगा वो तो डिस्ट्रक्शन पे होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटायरली रेस्ट विद द टू कंट्रीज, ईरान में और अमेरिका में, कि इनके लीडरशिप को भी सोचना चाहिए। और जिस तरह हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक पॉजिटिव सोच दिखाई है, और जिस तरह भी इनका तालिबाफ जो थे, इनके स्पीकर थे, उन्होंने भी अच्छी बातें की हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ने भी अच्छी बातें की हैं, और दोनों की सोच में पॉजिटिव है। तो प्रॉब्लली जब वो बैठेंगे अपने लीडरशिप के साथ बैठ के, वो सोचेंगे कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और तो होपफुली चीजें सारे एड्रेस होंगे। जिस तरह मैंने कहा है, कोर इश्यूज तो वही है जो दो होंगे, और वो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट ओनली बिटवीन अमेरिका और ईरान, ये जीसीसी कंट्रीज की भी इसमें स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। उनका बहुत बड़ा सीरियस इंटरेस्ट है, उनके रेवेन्यू का सोर्स यही है, स्ट्रेटेजिक गेटवे उनके लिए यहाँ पे है। अगर ये कंट्रोल में चला जाता है, वो उनको कंसर्न क्या है, अगर ये कंट्रोल ईरान के पास रखता है फ्यूचर में, तो उनके लिए थ्रेट। तो तो ये तो फिर अमेरिका की सुपरमेसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो बरकरार रहेगा। सऊद साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में कंपनसेशन के हवाले से देखा जाए, या वो 30 निकात बकौल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के 5 पाकिस्तान और चाइना वाले भी हैं, तो मजमूई तौर पे 30 हैं, तो क्या इनमें से कोई 10 ऐसे हैं जो काबिल अमल हों? जी, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के डायलॉग्स होते हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, सबसे पहले माइंडसेट की बात होती है। हमें जो बॉडी लैंग्वेज यूएस प्रेसिडेंट की नज़र आई, इसी तरह जो ईरानी वफ़द की जिस तरह ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि दोनों तरफ से जो एक बयानात आए हैं, एक्स के ऊपर ट्वीट्स भी हुई हैं, वो एक पॉजिटिव सेंस प्रिवेल कर रही है। और इसमें अगेन मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो है एक बहुत अहम किरदार अदा किया है और फैसिलिटेशन भी की है। उसके बाद इनको किसी एक एक मिडल ग्राउंड पे अलाइन करने की भी बहुत कोशिशें की हैं। तो बिल्कुल जो आप 10 निकात, कोई ऐसे 10 निकात की अगर हम बात करें, तो मेरा ये ख्याल है कि काफी हद तक रेजोल्यूशन की तरफ बात बढ़ी थी। इसी वजह से आज ये जो ईरानी वफ्द और यूएस आमने सामने मुद्दतों बाद आके बैठे थे। अगर ये इसका मतलब है कि कोई ऐसी डायरेक्शन ऑलरेडी सेट थी जो कि पाकिस्तान ने अपनी एक डिप्लोमेटिक एक अचीवमेंट के तौर पे उनको एक टेबल पे लेके आए, और अब जब ये दोनों बैठे हैं आमने सामने इतनी मुद्दत बाद, तो जो जैसे कहते हैं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें अपनी जगह तय पा चुकी हुई हैं, बट स्टिल जो जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो बॉटलनेक्स हैं उसके ऊपर अभी भी काम होना बाकी है। और उन बॉटलनेक्स को इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस, आई वुड से कि इनको समहाउ ये समझेंगे इस बात को और एक रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर वो 10 नुकात, या हम उसको एक्स नंबर कह सकते हैं, वो नुकात
इनके बीच में तय पा जाते हैं। तो जो जो कॉन्फ्लिक्टिंग है उसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स हैं उस पे ये रेजोल्यूशन आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सम हाउ ये पहुंच सकेंगे, अगर अगेन जो एक जैसे कहते हैं कि नियत है या एक उसकी सिमत है, एक उसकी सेंस अगर ये प्रिवेल करना चाहें तो बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। और अगेन मैं थोड़ा सा अगर इसको एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव दे सकूं, जो यहाँ पे अखबारात में जिस तरह इसको देखा जा रहा है और एक जो यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में वो यही है कि यूरोप क्योंकि ऑलरेडी एक क्राइसिस से गुजर रहा है और वो यूक्रेनियन वॉर की क्राइसिस है, उसमें भी जो इनके जो इंटरेस्ट अमेरिका के साथ अलाइन थे ओवर द पास्ट मेनी डेकेड्स वो इस वजह से शेक हुए हैं। और उसका एक इकोनॉमिक एक उसकी हिट आई है यूरोप के अंदर, एक पॉलिटिकली ये डिस्टेबल हुआ है और बहुत सारी मैं समझता हूँ कि जो हमारे फैक्शंस हैं उसमें यूरोप ने बहुत ज्यादा हिट लिया है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको हमने जो है वो देखा भी है। आज जो है हंगरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन है और हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान जिनकी 5th टर्म जो है वो अब होगी, वो कंटेस्ट कर रहे हैं, मगर वो बहुत ज्यादा एक रिजेंटमेंट अपने लोगों के उससे जो है क्योंकि फेस दुनिया कर इस रहे हैं वक्त क्योंकि दबाव का शिकार तो है। इस जंग ने सिर्फ उन्हीं ममालिक को मुतासिर नहीं किया जहां पर हमले हुए या जिनकी जानिब से किए गए, इस जंग ने मजमूई तौर पे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी इस ज़िमन के अंदर राय क्या है? ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस या निकात पेश किए गए होंगे ईरान की जानिब से, क्या ये वापस जाके कांग्रेस के अंदर अमेरिका पेश करेगा, वहां की राय को शामिल किया जाएगा, या फिर इस मुआहिदे के ऊपर हतमी मंजूरी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की ही होना है? देखें यार साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, जबरदस्त। देखें, असल बात यह है कि ये फैसला तो यहाँ घुसने का ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, तब क्या मशावरत ली थी, और अब जो है वो यही तो वो रोना रो रहे हैं कि ये मशावरत तो करता ही कोई नहीं है। इस वजह से अब ये छुपते छुपाते फैसला करेंगे, क्योंकि फिर कांग्रेस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी तो बतानी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि ईरान ने क्या मांगा, और फिर ये भी फिर पीछे लोग बैक ट्रैक करेंगे कि ईरान के साथ ये जुल्म हुआ क्यों था। फिर सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जंग तो हमारी थी ही नहीं, आपने तो इजराइल के कहने पे की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है डायरेक्टली, और इसके ऊपर सजा मिल सकती है। तो इसका तो बड़ा डोनाल्ड ट्रंप इज ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी, ये अभी बड़ी बात वाजे हो गई है। लेकिन इसमें एक और बात बड़ी अहम है। असल में मेरे ख्याल में मसले कोई भी नहीं है, मसला एक ही है, और वो है इंपीरियल ह्यूब्रिस का। वो एक जो उनके अंदर गरूर है, तकब्बर है, वो जो बताना चाहते हैं कि हमारे से लोग धमकी से डर जाते हैं। यही तो वो कहता था ना स्टीव विटकॉफ, कि वो डोनाल्ड ट्रंप हैरान है कि वो उसको हमने धमकी दी है, ईरान जो है वो अभी तक घुटने नहीं टेके। ये उन्होंने बकायदा ओपनली इसका इजहार किया था। लेकिन इसमें स्पॉयलर्स हैं, जैसे कि इसराइल तो एक स्पॉयलर है, भारत दूसरा है, लेकिन तीसरा स्पॉयलर पीट हेग्सेट है। पीट हेग्सेट को पता है कि ये जंग अगर रुक गई तो फिर पीट हेग्सेट तो अपनी कुर्सी से जाएगा। उसको जिस तरह से आपको पता है वो ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। फिर इसके अंदर एक पहलू और भी है। जेडी वेंस तो ये चाहते थे कि वो यहाँ से कामयाबी के शादियाने बजाते जाएं, लेकिन उसके बाद ये भी है ना कि वहाँ जेलसी का अंसर है अमेरिका के अंदर। जेडी वेंस मुस्तकबिल के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से वहाँ लोग ये चाहते थे कि जेडी वेंस को किसी सूरत यहाँ बेमुराद ही भेजा जाए, ताकि वहाँ जाके जेडी वेंस कम से कम ये डिक्लेयर ना कर दे। लेकिन हाउएवर, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि अभी एक मुश्तरका टेक्स्ट बैठ के तैयार करेंगे, और फिर अमेरिका के पास अब ऑप्शन लिमिटेड हो गई हैं। अमेरिका अगर इस जंग को दोबारा शुरू करता है तो मजीद उसके इत्तेहादी दूर हो जाते हैं, जो कि पहले ही नहीं रहे, और इसराइल उसके लिए एक जबरदस्त किस्म की लायबिलिटी बन गया। और फिर सबसे बढ़कर इसराइल के ऊपर अभी नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन चार्जेस और रिश्वत के चार्जेस हैं, वो आजकल में उसके ऊपर कोई ना कोई हिलजुल होगी, और फिर नेतन्याहू का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। आपने देखा था ना कि पहले मल्टीपल टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप ने कनेक्शन में भी कहा था कि प्रेसिडेंट इसराइल को कि आप इनको माफ कर दें, पार्डन कर दें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, और नहीं किया उन्होंने। दिस शोज के इसराइल के अंदर भी तो एक पॉलिटिक्स है जो कि नेतन्याहू के बिल्कुल हक में नहीं है।
और इन सारी सिचुएशन को अगर आप देखें तो एक चीज नजर आती है वाज़े कि ईरान जो है वो उसने जो गल्फ रीजन के अंदर अपनी हेजमनी कायम की है, अपनी ताकत कायम की है और अमेरिकन बेसिस को उड़ाया है। ये इस बात की गमाजी है कि ईरान ने ये साबित कर दिया कि अमेरिकन डिफेंस मैकेनिज्म गल्फ रीजन को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा। तो इसलिए एक नई कोल्ड वॉर शुरू होने वाली है। ये जंग तो आज नहीं तो कल बांधी हो जानी है, लेकिन ये वो जो सर्द जंग का आगाज होना है उसके असरात जो है बहुत सारे ममालिक को भुगतना पड़ेंगे। सऊद साहब, जिस तरीके से बात ये हो रही थी कि अमेरिका जो है वो जाके कांग्रेस के ज़रिए इसकी मंजूरी देगा या फिर एक मखसूस तबका जो है वो इसकी मंजूरी दे देगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के पास ईरान को देने के हवाले से इस वक्त क्या है जो अमेरिका के लिए भी फेस सेविंग कुछ ना कुछ छोड़ के जाए और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत जो है मुखालिफ रिजल्ट का सामना ना करें, क्योंकि जितना भी वो दुनिया को बावर करवाना चाह रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर वो जितनी भी तनकीद कर रहे हैं या दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने तो अपने पूरे अहदाफ हासिल कर लिए, दुनिया इस वक्त मानने पे तैयार नहीं है। तो वो फेस सेविंग कंटेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो सकता है जो उन्हें मुस्तकबिल करीब के अंदर फायदा दे? सवाल है। देखें, पहली बात मैं गुल साहब इस पे जरा सऊद साहब की टेक ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी जी, मैं ये समझता हूँ कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब इज इन हॉट वाटर्स फॉर श्योर। जिस तरह का एक उन्होंने एक ये कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो उन्होंने तूल दी है, बल्कि उसको शुरू करके फिर उसको जो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गया है। तो फॉर श्योर लोकली बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब पे। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो अराउंड द कॉर्नर हैं। उस वजह से इनको जो है कोई ना कोई ऐसी एक इनके हिसाब से कोई पॉलिटिकल गिमिक या पॉलिटिकल स्टंट करना था जिससे ये जो है शायद मकबूलियत अपनी हासिल कर सकें। क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर देखें तो जो अमेरिकन एक अवाम है, जो एक रायनामा वहाँ पे बन रही है, उसमें पोल्स सारे उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं इसी तरह पहले एक जो बात कर रहा था कि विक्टर ओरबान जो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका यूरोपियन यूनियन में जिनको ट्रंप की हमायत हासिल है, और वो अब 5th टर्म अपनी रन करना चाह रहे हैं। मगर आज उनका इलेक्शन है, बट इट सीम्स टू बी कि वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है। एंड वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज समहाउ उनकी ट्रंप की बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन उनकी तरफ थी और उनकी पॉलिसीज के साथ वो अलाइन हो रहे थे। इसी तरह अगर हम इसको रेप्लिकेट करें और अमेरिका के अपने हालात देखें, जहां पे लोगों का रहना जो है वो आया वो इमिग्रेंट्स हों या लोकल्स हों, इकोनॉमी तो सबको हिट करती है। तो इकोनॉमी जब हम देख रहे हैं कि फ्यूल की प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही हैं, यानी ट्रंप की जो साइड लिया करते थे अब जरा मुश्किलात का शिकार है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल में पड़ी हुई है दुनिया इस वक्त। बहुत शुक्रिया सऊद बिन नुमान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगी और फिर इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मजीद बात करेंगे जिस पे हमारी पहले डिस्कशन चल रही थी कि जो चीज़ें बीच में कुछ मौजूद हैं दोनों अतराफ से, वो क्या आने वाले दिनों के अंदर मजीद चीज़ें जो हैं वो वज़ा कर सकेंगी कि एक तरफ बदएतमादी है, दूसरी तरफ अपनी साख का बचाव है, तीसरी तरफ इत्तेहादी है, चौथी तरफ मुतासरीन है और फिर एक मेज़बान है कि जिसकी कोशिशें हैं और ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो हैं जिनकी भरपूर कोशिशों के नतीजे में ये डायलॉग्स जो थे वो मुकम्मल हुए। अब अगला मरहला जो है वो कब से शुरू होने के इम्कानात है? क्या एक तरफ कांग्रेस में बहस होगी? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तो इससे इनकार कर चुके और उन्हें ये लगता है कि बातचीत जो है वो नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर ईरानी अगर वापस जाएंगे तो फिर ईरानी पार्लियामान के अंदर क्या बात होगी, मजलिस खुबरगान के अंदर बात होगी, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि जिनका इतना डैमेज हो चुका है तो उनकी कंपनसेशन किस तरीके से हो सकती है कि जब आप उन्हें यह भी कहें कि टोल टैक्स तुम नहीं वसूल कर सकते, जब आप उन्हें यह भी कहें कि मुंजमद असासे नहीं हो सकते, तो क्या यही सादा सी खबरें हैं और यही वाज़ेह खबरें हैं जो मंजर आम पे आई हैं या फिर पसे पर्दा चीज़ें और बहुत सी मौजूद हैं? तजियाकार हैदर हयात खान भी हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन भी है। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हैदर, ये बताइए कि जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या सिर्फ इस बात के ऊपर तकिया कर लें कि बाकर कालेबाफ ये कह के चले गए कि हमें एतमाद नहीं है, हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का और वो हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है, और इस बात के ऊपर एतबार कर लें कि जेडी वैंस कह के चले गए कि हमने एक अच्छी जो है वो सजेशन उनके सामने रख दी, प्रपोजल दे दिया, अब उसको
देखना और उस पर अमल करना ये ईरान की जिम्मेदारी हमारी नहीं, और अगर ये डील नहीं होती तो ये बुरा ईरान के लिए होगा, अमेरिका के लिए होना, यही समझे, या फिर ये जो कुफल है पटारी का वो कुछ खुलेगा तो उसके अंदर से चीजें और सामने आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर। मेरा ख्याल है कि जब पटारी खुलेगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। एक चीज़ है पोस्चरिंग। जिस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हुए, जेडी वेंस बाहर आए, उन्होंने जो बयानात दिए उसमें मैं समझता हूँ कि कोई नेगेटिविटी इस तरह की नहीं थी जिससे ये एज्यूम कर लिया जाए या फौरी तौर पर हम जंप कर लें इस कंक्लूजन की तरफ के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब तो इत्तलात ये हैं कि दोनों अतराफ से जो वफूद पाकिस्तान आए वो सब लोग वापस नहीं गए। उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में बदस्तूर मौजूद हैं और उनके दरमियान कहीं ना कहीं चीज़ें आपस में जो है वो चल रही हैं। दूसरा, बाकर गालिबाफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी उसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। मिसट्रस्ट का एलिमेंट तो पहले भी था और उसमें किसी हद तक ईरान के अंदर ये अप्रोच जायज़ भी है, वो जस्टिफाई करते हैं उसको। ईरान को बारहा धोखा दिया है अमेरिका ने। जून में यही कुछ हुआ। अभी जब 28 तारीख को ईरान पर हमला किया गया उससे पहले भी आपको पता है कि मुज़ाकरात काफ़ी पॉजिटिव नोट पर आगे चल रहे थे। तो मिसट्रस्ट का एलिमेंट है उसमें। अमेरिका को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ईरान को यकीन दिलाए। बाकी मैं समझता हूं कि 47 साल की जो इख्तलाफात हैं, 47 साल के जो मसाइल हैं, वो 21 घंटे में हल नहीं हो सकते। हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा चूंकि एंथुजियाज्म था और हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी एक आइडियल सिनेरियो को जो है वो एज्यूम किए बैठे थे कि 21 घंटे की जो डायलॉग हो गए हैं फौरी तौर पर शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं समझता हूँ ये काफ़ी पॉजिटिव नोट पर चीज़ें हुई हैं। 1979 के बाद इस कदर बड़ी सतह पर दोनों मुल्कों की क़यादत का आपस में बैठना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर जंग के माहौल में देखिए 40 रोज से जंग जारी थी, दोनों तरफ तबाही हो रही थी। ऐसे में उनको मनाकर बिठाना यह पाकिस्तान की कामयाबी है। और अभी भी जो इत्तलात आ रही हैं कि पसे पर्दा चीजें चल रही हैं और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, दुनिया को मायूस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को कैरी करना। दुनिया का अगर मंजरनामा देखें, बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों की आप इस वक्त रिपोर्टिंग देखें, उनका तजिया देखें, तो वो इस पूरे मंजरनामे पे यही कह रहे हैं कि पसे पर्दा बहुत सारी चीजें होंगी, ड्राफ्ट तैयार हुए होंगे, ड्राफ्ट एक दूसरे से शेयर किए गए होंगे, क्योंकि दोनों अतराफ में साख का मसला भी है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को यह है कि कुली तौर पर उनका अपना फैसला था इस जंग में कूदने का, फिर उसके बाद अपोजिशन का प्रेशर आया, फिर रिपब्लिकन के अंदरूनी तौर पर प्रेशर आया, फिर कांग्रेस का प्रेशर आया, फिर इत्तेहादियों का प्रेशर आया, और फिर वो इत्तेहादी जो उनका साथ दे रहे थे वो छोड़ के चले गए और उन्होंने ये कहा कि हम अपने अड्डे फराम नहीं करेंगे। तो उन्हें भी एक फेस सेविंग चाहिए। तो इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 10 निकात हैं ईरान ने अमेरिका के सामने रखे और अमेरिका के नायब सदर उसे फौरी तौर पे एग्री करके कह दें कि जी ठीक है, हमें मंजूर है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है ना। देखिए दोनों जानिब उन्होंने अपने पॉलिटिकल चीजों को भी देखना है कि कैसे इनका इम्पैक्ट पब्लिक पे उनको लेकर, उनकी अप्रोच को लेकर क्या होगा। अगर जेडी वेंस के 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद फौरी तौर पर डील हो जाती तो शायद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट्स उनको ये कहते कि अगर ये इतना ही आसान काम था तो क्यों आप लोगों ने 40 दिन तक ईरान पर जंग मुसल्लत किए रखी। दूसरा एक और इंपैक्ट भी है ना, अगर जेडी वेंस कामयाब हो जाते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा होता। जेडी वेंस तो वो हैं जिन्होंने इब्तदाई तौर पे इस जंग की मुखालिफत की, वो तो वो हैं जो ये कहते थे कि मैंने ट्रंप का साथ इसलिए दिया कि ये हमारे बच्चे दूसरों की जंग में नहीं मरवाएगा। तो अगर ये क्रेडिट ही जेडी वेंस के सर होता और जेडी वेंस ने ही सारा फैसला करना होता तो फिर ट्रंप के लिए भी ये मुश्किल होती। लेकिन यासर आप यहाँ पे जेडी वेंस को अकेले ना देखें, आप देखें जेडी वेंस के साथ आया कौन, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर। और जेरेड कुशनर वो हैं जो जिनको कुछ अर्सा पहले ट्रंप जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशन से निकाल चुके हैं, उनको वापस लेकर आना है ट्रंप ने। वो किस तरह मुमकिन होगा जब उनके क्रेडिट में कोई चीज होगी, और वो चीज विदाउट जेडी वेंस नहीं हो सकी। पहले हमने देखा जो पिछले मुज़ाकराती अदवार थे उनमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आते रहे, लेकिन ईरान को बदअहतम आती थी दोनों की तरफ। तो ईरानी रिक्वेस्ट के ऊपर जेडी वेंस का आना, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर और सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अमेरिका, वो खुद आ रहा मुज़ाकरात के लिए, ये अमेरिका की संजीदगी है। और ये बताता है कि अमेरिका एटलीस्ट इस हद तक क्लियर है कि ये जंग मजीद अमेरिका को तबाह करेगी और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को भी मजीद तबाह करेगी। तो वो चाहते हैं कि इससे निकला जाए, लेकिन उसको इस तरीके से बिल्डअप करना चाह रहे हैं, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास एक वॉर ट्रॉफी हो और वो कह सकें कि ये देखें जी ये मैंने अचीव कर लिया है। अच्छा, जो गुज़िश्ता 47 साल में कोई और सदर नहीं कर क्या सका। समझते हैं वो ट्रॉफी क्या होगी? वो एक
फेस सेविंग क्या हो सकती है और ईरान इस ज़िमन के अंदर क्या फैसला दे सकता है? पहली बात अगर मैं करूं, यूरेनियम की अफजूदगी की शरह वो पहले भी ईरान माना हुआ था, अब भी मान सकता है किसी हद तक। दूसरी अगर बात करूं, आबनाए हरमुज इस वक्त एक अपर हैंड है ईरान का, क्या ईरान उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर लेगा? और ऐसे वक्त में कि जब वो ओमान के साथ सारी डिस्कशन कर चुका है कि अपने हिस्से का जो एरिया है वो तुम कवर करोगे, इस हिस्से में हम कवर करेंगे और टॉल जो है वो दरमियानी तौर पर दोनों में तकसीम किया जाएगा, क्या वो इस चीज से पीछे हट जाएगा कि उसकी 1.25 लाख से ज्यादा जो इमारतें मखदूश हालत के अंदर मौजूद हैं, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, वो उससे दस्तबरदारी इख्तियार कर ले? क्या वो इस चीज से दस्तबरदारी इख्तियार करेगा कि उसकी जानी नुकसान जो हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट किया गया, पासदारान इनकलाब की टॉप टियर लीडरशिप को असैसिनेट किया गया, इंटेलिजेंस चीफ जो है वो मारे गए, अली लारेजानी जैसा दिमाग जो है उससे ईरान महरूम हो गया, वो कौन सा फेस सेविंग ऑब्जेक्ट है जो ईरान की जानिब से अमेरिका को दिया जा सकता है और अमेरिका की जानिब से ईरान को दिया जा सकता है? देखिए, ईरान को मैं समझता हूं कि फेस सेविंग के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। ईरान ने जो कुछ किया है, आज आपने आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत का जिक्र किया, देखिए ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने ईरान को इस नहज तक पहुंचाया और ईरानी आज अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। ईरान को कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए। ईरान तो हैदर वो फेस सेविंग उस ज़मन के अंदर बात नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूं कि जिस तरह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जो ये चीजें जंग के अंदर हासिल नहीं कर सके, वो ये मुज़ाकरात के जरिए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही चीजें हैं यासिर, जो जिनका जिक्र अमेरिका बारहा कर चुका है। अभी देखें किस चीज के ऊपर इख्तलाफ बुनियादी तौर पर जो अपेरेंटली दिखाई दे रहा है, कमरे के अंदर क्या हुआ है कोई नहीं जानता, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, सिर्फ वो लोग जानते हैं जो उस कमरे में मौजूद थे या जिनके साथ वो कांटेक्ट में थे। लेकिन अपेरेंटली जो चीजें हम तो वो डिस्कस कर सकते हैं ना कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी 3 चीजें बुनियादी तौर पर सामने आ रही हैं, एक लेबनान का इशू, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तीसरा ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान तो ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डाउनग्रेड करने को तैयार था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट को वो 3% तक लाने को तैयार था। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इशू नहीं है इस मुज़ाकरात के अंदर। सेकेंडली, लेबनान को लेकर जरूर, क्योंकि इजराइल की गारंटी अमेरिका नहीं दे सकता। आज अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो इजराइल की गारंटी दे। और आपने जैसा ना जेडी वेंस को कहा कि जेडी वेंस तो इस जंग की इब्तिदा से इसके खिलाफ थे। एक्सियोस ने इसको रिपोर्ट किया कि जेडी वेंस की बड़ी हार्श फोन कॉल हुई नेतन्याहू के साथ, और उस फोन कॉल के अंदर उन्होंने नेतन्याहू को यह कहा कि तुमने गलत घसीटा है हमें जंग के अंदर। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया कि जिस वक्त इस जंग के हवाले से फाइनल फैसला लिया गया, उस वक्त इजरायली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह ब्रीफ किया कि हम ये एक्शन लेंगे और 4 दिनों में सब कुछ कॉन्कर कर लेंगे हम लोग। ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, उनकी टॉप टियर एलिमिनेट हो जाएगी, हम वहां पर मैसिव डिस्ट्रक्शन कर देंगे, उनकी नेवी खत्म हो जाएगी, एयरफोर्स तो है नहीं उनके पास। तो ये अप्रोच थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी से सलाह मशवरा किया। आप देखें ना, इसकी मुखालिफत तो अमेरिकी फौज ने भी की, इसकी मुखालिफत तो अमेरिका में डोनाल्ड रिपब्लिकन्स ने इसकी मुखालिफत की। तो जो फैसला लिया अब ट्रंप के लिए इससे निकला, फेस सेविंग ट्रंप को चाहिए। ईरान को मैं समझता हूं कि किसी तरह की फेस सेविंग की जरूरत नहीं। और यहां पर भी आप देखें मुज़ाकरात में ईरान इस अप्रोच के साथ नहीं आया कि चूंकि हमारे वहां पे 1.25 लाख से ज्यादा इमारतें मखदूश हो गई हैं, या हमारी आपने ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया है, या आपने हमारी लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, तो हम आपके साथ बैठकर आपके पांव पकड़कर आपसे माफी मांगे। वो एक अपर हैंड के साथ है। उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सूरत में एक ऐसा न्यूक्लियर बम ऑलरेडी मिल चुका है जो 100 न्यूक्लियर बम से ज्यादा मजबूत है। सेकेंडली, ईरानी ये जान चुके थे कि जिस तरह की काउंटर स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं, उसका इतना प्रेशर अब बिल्ड हो चुका है कि अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर है इस जंग से निकलने का। हम और पूरी दुनिया ये देख रही थी कि जंग के इब्तिदा के बाद 3-4 रोज में शायद ईरान सरेंडर कर देगा, क्योंकि अमेरिका बहरहाल एक बड़ी जो है वो मिलिट्री माइट है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ईरान ने ऐसे जवाब दिया और इस स्ट्रेटजी के साथ दिया कि आज अमेरिका चाहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इससे निकला जाए। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, एटलीस्ट जितना कुछ मैंने देखा है। हम लोग जो है बहुत जल्दी नतीजा अखज ना करें। ठीक है, ये जो मुज़ाकरात का पहला दौर था, हम ये कह सकते हैं कि वो दौर कामयाब नहीं हुआ, उसका नतीजा मस्बत नहीं निकला, लेकिन अभी भी पसे पर्दा चीजें चल रही हैं। 10 दिन है अभी, उन 10 दिनों में बहुत कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू को नकेल किस तरीके से डाली जा सकती है? इब्तदाई तौर पे इतलात तो थी जब लबनान के ऊपर हमला हुआ और वहां पे बहुत ज्यादा स्टैंड शो किया ईरान ने कि इस मौके से हम पीछे नहीं हटेंगे। डायलॉग्स के अंदर या इब्तदाई हमें जो पैगाम रसानी हुई है उसके अंदर ये बात थी कि जंगबंदी का दायराकार लबनान तक है। तो उसके बाद खबरें ये रिपोर्ट होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी ये खबर लगती है कि लबनानी वफ्द जो है वो मुलाकात करेगा, और CNN भी इसे रिपोर्ट करता है इजरायली वफ्द के साथ 12 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर। तो अगर वहां पे बात हो जाती है, 12 से 14 की तारीख दी गई है अब इन 3 दिनों के अंदर, ट्यूसडे को अगर वहां पे मुलाकात होती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ लबनानी हुकूमत कोई वाज़े मौक़िफ़ ले सकती है
जो बातचीत हो रही है कि लबनानी हुकूमत से डिस्कशन इस बुनियाद पे होगी कि लेबनान को जो हिजबुल्लाह है उसको नकेल डाली जा सके। अच्छा, मैंने इंटरनेशनल मीडिया पर देखा कि लेबनानी वज़ीर आज़म शायद खुद इन मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जिस तरीके का बैकलैश आया है तो उन्होंने अपना ये फैसला वापस लिया है। अमेरिका में जिस वक्त ये सिलसिला खैर शुरू होता है, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद ये बहस शुरू हुई ना, जब लेबनान के ऊपर इजरायली हमले शुरू हुए और फिर पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि लेबनान इस सीज़ फायर का हिस्सा था। आपने CNN को कोट किया, CNN ने एक और चीज रिपोर्ट की कि जब इजराइल ने लेबनान पर वहशियाना हमले शुरू किए तो एक बड़ी सख्त कॉल ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को की गई और उसको एक शटअप कॉल दी उसने और कहा कि इसको बंद करो। वो बहरहाल बाद में जो है वो JD वैंस आए और उन्होंने कहा जी कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। वो चूंकि वो उस वक्त जितना डैमेज हो चुकी थी चीजें, उसको कवर करने के लिए वो जो स्टेटमेंट है वो दी गई। बाकी जो आपने कहा कि नेतन्याहू को कौन शख्स नकेल डाल सकता है, नेतन्याहू को एक ही शख्स नकेल डाल सकता है और उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन अगर माजी करीब को देखा जाए, माजी करीब में कितनी बातें ऐसी हुई कि जहां पे अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा है और वहां पे हमले सिर्फ और सिर्फ इजराइल की जानिब से किए गए। और फिर फॉल्स फ्लैग अटैक्स की अगर बात करें अरब कंट्रीज के अंदर, तो बेशुमार जगहों के ऊपर ऐसे हमले होते रहे जिसके बारे में ईरान वाज़े तौर पे ये मौक़िफ़ अपनाता रहा कि हमारी तरफ से नहीं हुए। तो वो तो जंग के अंदर अमेरिका को घसीटते रखना चाहता है और मुस्तकबिल के अंदर वो अपने एक हिफाजती कवर के तौर पर भी उसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो फिर कैसे नकेल डाली जा सकती? देखिए, इजराइल अमेरिका के बगैर जंग नहीं लड़ सकता, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। उनके पास जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इस कदर नहीं है, जितने पंगे इजराइल ने इस वक्त इस पूरे खत्ते में लिए हुए हैं वो उनको जो है वो मामलात को अपने नहीं चला सकता। तो विदाउट अमेरिका इजराइल जंग नहीं कर सकता, ईरान के साथ तो बहरहाल बिल्कुल नहीं कर सकता। बाकी ये बात दुरुस्त है कि माजी में आप सीरिया की बात कर लें, आप इवन गजा की बात कर लें। अब गजा का जो पीस अकॉर्ड था वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में हुआ था, उसकी सरपरस्ती में हुआ था और 70-72 हजार मासूम फलस्तीनियों को इजराइल उससे पहले शहीद कर चुका था। 700 से ज्यादा फलस्तीनियों को उसके बाद वो शहीद कर चुका है। 2000 से ज्यादा सीज फायर की वायलेशंस जो है वो इजराइल वहां पे कर चुका है। तो अब ये बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो नेतन्याहू को जो वो कमिटमेंट्स हैं उसको वो ऑनर करवाए उससे। लेकिन यहां पर मसला ये है कि इस मर्तबा सींग उन्होंने फलस्तीन के साथ या सीरिया के साथ या सिर्फ लेबनान के साथ नहीं उन्होंने अड़ाए, यहां पर आगे ईरान है और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है अब अमेरिका पर यह प्रेशर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जंग नहीं रुकवा पाते तो डोनाल्ड ट्रंप शायद नवंबर के बाद उनको इंपीचमेंट का सामना करना पड़े। इवन वो अंदरूनी तौर पे दबाव तो है जिसके नतीजे के अंदर ये सारा मंजरनामा जो है वो देखने को मिल रहा है। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा भी बीच में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, जो मौजूदा सूरत हाल है आप क्या देखती हैं कि 2015 में होने वाला जो मुआहिदा था, 2018 से उससे दस्तबरदारी, फिर 2025 के अंदर होने वाली बैठक और फिर उसी के दरमियान में होने वाला हमला, फिर 2026 का मंजरनामा कि उसमें होने वाली बैठक, फिर उसी के बीच में होने वाला हमला और अब की बार ये जो बैठक थी और उसके बाद आने वाले बयानात, ये इतने सालों में होने वाली बैठकें, उनके बाद के मंजरनामे और अभी की सूरत हाल में बुनियादी फर्क क्या दिखाई देता है जिसे चंद जुमलों के अंदर समझाया जा सके? इसमें बुनियादी फर्क ये है जो चंद जुमलों में समझाया जा सके वो कि अमेरिका के बारे में ये कहा जाने लगा है, ये उसके साथ एक एडजेक्टिव अटैच हो गया कि ये एग्रीमेंट नॉन केपेबल हैं। तो अब वो किसी ऐसे एग्रीमेंट की तरफ जो है वो फिलहाल अपने इस दाग को धोने के लिए जाना नहीं चाह रहे हैं या जाते नहीं हैं। तो इसका आसान तरीन जवाब तो ये है। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो पोस्चरिंग देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आंखों में आंखें डाल के सामने बैठ के देख कर, और अगली पार्टी है उसकी पोजीशन क्या है और कितना जो है हम उनको इंटिमिडेट कर सकते हैं अभी भी, और कितना जो है वो लेवरेज हम उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो यही सारा जो है वो जोड़ तोड़ करके इसी सारी चीज का जो है वजन करके वो गए हैं और यकीनन जो है वो इस बात को इंटरनलाइज भी करेंगे और वो इंटरनलाइज कर भी चुके हैं कि ये उनका एक जो है वो कंपैरेटिवली सेफ जो है ऑफ रैंप था। अगर इसको वो आगे मटेरियलाइज नहीं करते या एटलीस्ट इसको किसी तरीके से पकड़ के लिंगर ऑन नहीं करते तो इनके पास फिर दोबारा बहुत इनकी जो डिफीट है वो ऑप्टिकली बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगी, जो इनके लिए बहुत नुकसानदेह है।
तो उसमें से अब ये कैसे निकलते हैं, वो फिर ऑलरेडी आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि उसके अंदर वो उन मालदार लोगों को कैसे कंट्रोल कर। इजराइल प्रॉब्लम नहीं है, इजराइल तो जाहिर है प्रोजेक्ट है उनका, लेकिन इजराइल के अंदर जो लोग हैं और जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं, वो इतने पैसे के मामले में इतने ताकतवर हैं, और पैसा फिर आपको एब्सोल्यूट पावर भी देता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो वो डिसीजन मेकिंग सर्कल में उनका बहुत ज्यादा जो है वो उनकी दखल अंदाजी है। उनको वो कंट्रोल कर पाते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए कि नहीं, ये अब सारी चीज इस गेम के ऊपर टिकी हुई है। इससे आगे और पीछे जो है बाकी कुछ नहीं है। अब कहने को तो उन्होंने कह दिया कि जो बॉल है वो ईरान के कोर्ट में है, असल में बॉल जो है ईरान ने उनके कोर्ट में डाल दी है। ये तो ईरानी जो है रहनुमा वो बाकायदा तौर पे ये कह रहे हैं कि बॉल हमारे पास नहीं, बॉल तो आपके पास आई हुई है, अब आपका फैसला ये है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। इसी बीच में माहिर बैनुल अक़वामी मूड डॉक्टर आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और वाशिंगटन से सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। डॉक्टर हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों तरफ की मंजरनामे को अगर देखें तो ड्राफ्ट की जो 30 निकात मजमूई तौर पे इस वक्त बताए जा रहे हैं कि 15 अमेरिका के, 10 ईरान के, 5 पाकिस्तान और चाइना वाले, 30 में से क्या 10% भी किसी के ऊपर अमल दरामद आइंदा कुछ दिनों के अंदर दिखाई देगा, या फिर आप ये समझते हैं कि मुशावरत के लिए ये जो निकात पेश किए गए हैं इस पे कई हफ्ते लग सकते हैं दोनों अतराफ? यासर आपने बड़ा इस टाइम वैलिड सवाल पूछा है। पहली बात यह कि मैं हैदर साहब से एग्री करूंगा कि इसके अंदर बज़ाहिर जो चीजें नजर आ रही हैं इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और जब मुज़ाकरात होते हैं और खासतौर पे जब आप 47 इयर्स के बाद बैठेंगे आमने सामने तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों के सामने नहीं करते। अभी जिस टाइम क्या उसको कहते हैं ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो बहुत सारी चीजें खुफिया रखी गई हैं। दोनों ने अपने अपने मुतालबात एक दूसरे को बताए हैं, अपने अपने पॉइंट्स बताए हैं। यकीनी बात है कि ये आखिरी मुलाकात नहीं है, ये आगे भी मुलाकात होगी, और पॉजिटिव बात ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के पार्ट के ऊपर जो बताया गया है कि पाकिस्तान से कोई गिला नहीं है। यकीनी बात है कि आगे चलकर दोनों मुल्क इसके ऊपर फर्दर अगर डिस्कशन करते हैं, और असल कामयाबी ये है कि अगर ये सीज फायर फर्दर 10 दिन चल जाती है तो मेरा ख्याल है उसके अंदर काफी सारे पॉजेज आएंगे अभी, तो ये एक बेहतर चीज है। बाकी है कि बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत सारी नादीदा कुव्वतें भी होती हैं। अगर आप किसी खास मुल्क या कुव्वत का नाम ले देते हैं तो मे बी के वो ताल्लुकात या खारजा अमूर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कोई नुकसान की बात बन जाए, तो बेहतर है कि अभी आप वेट एंड सी की बात करें, नंबर 1। नंबर 2, इसको आखिरी ना समझा जाए। बैक चैनल सारे रास्ते अभी भी मौजूद हैं और ये चल रहे हैं, और मैं तवक्को करता हूं कि एक बेहतर मुआहदा दोनों तरफ से ड्राफ्ट किया जाएगा। ये पहली बात थी। कल हम प्रोग्राम में थे, हैदर साहब भी थे, मैं भी बाद में, इनके बाद मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा यही था कि ये विन विन सिचुएशन कहीं बनेगी, और ये वॉर विनिंग ट्रॉफी नहीं है। वॉर विनिंग ट्रॉफी का मतलब है कि एक पार्टी अपनी फतह का ऐलान कर दे और दूसरी की हार हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों ने अपने अपने ना जीत किसी का मुकद्दर होनी है, ना हार का सहरा जो है वो हमेशा सर पे रहना है। बीच का रास्ता तो कोई ना कोई निकलना है। कुछ और ताकतें जो है वो पसे पर्दा जो है इकदामात कर रही हैं और रवाबित को बहाल रखे हुए हैं। अनवर साहब, जिस तरह हमने बयान देखे, जेडी वैंस का भी देखा, बाखिर कालेबाफ का भी देखा, वजारत खारजा जो है ईरान की उनका भी बयान देखा, और बैनुल अक़वामी जो तज्जियाती हलके हैं उनके ऊपर भी बगौर नजर रखी, हमें हर तरफ बंधे हुए जुमले दिखाई दिए, बहुत सी चीजों को लपेटे हुए थे। यानी दोनों अतराफ से जो तंज के नश्तर जो थे वो नहीं बरसाए जा रहे थे, दोनों अतराफ से सीधी गोलाबारी नहीं हमने देखी, दोनों अतराफ में ये नहीं कहा गया कि हमने इनके ऊपर एतबार किया, बारहा कर लिया, अब नहीं होता, हमारी बातें नहीं मानी जाती। तो इन स्टेटमेंट से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 21 घंटे चलने वाली नशस्त है, बाद में ये 31 घंटे तक मुहित हो गई, इसमें कौन कौन सी चीजें दोनों अतराफ फेस सेविंग के लिए हो सकती हैं? सवाल आपने किससे किया है? अनवर साहब, आप ही से ही सवाल है मेरा सर। जी देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छा, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये जो हाइप था कि इसी मीटिंग में समझौता हो जाएगा, ये भी मीडिया ने क्रिएट किया था, और अब मायूसी भी मीडिया फैला रहा है।
ना पहले वाला हाइक जस्टिफाइड था और ना ये मायूसी जस्टिफाइड है। देखिए, मैं मुसलसल, अगर आप मेरे कमेंट सुने, मुसलसल जाहिर है सबकी तरह मैं भी टीवी चैनल्स पे आ रहा हूँ और बार बार जब से टॉक्स प्रपोज हुई थी ये कहता रहा हूँ कि इसमें दो चीजों पर अंडरस्टैंडिंग होगी सिर्फ। एक तो ये कि सीज फायर जारी रहे और दूसरा ये कि कोई स्ट्रक्चर बना दिया जाए और बातचीत जारी रहे। और ये तो हमारी मजबूरी होती है जर्नलिस्टों की कि हम हेडलाइंस में सोचते हैं कि ये क्या अच्छा लगेगा, सही। समझौता हो गया, मिडिल ईस्ट सुधर गया सब। ऐसा होता नहीं है। दुनिया, जो खासतौर पर जो मुज़ाकरातकार होते हैं, वो हेडलाइंस में नहीं सोचते। उनके पास बहुत सॉलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास अपने मुल्क का मौक़िफ़ होता है, पॉलिसी होती है और उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। और जैसा कि अभी आपसे पहले कमेंटेटर ने इनकी थोड़ी सी बात सुन सका मैं, क्योंकि आवाज़ साफ नहीं थी, जैसे उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये तवक्को करना ही गलत था कि इतने पुराने मसाइल जो हैं, 47 साल पुराने मसाइल जो हैं, एक मीटिंग में तय पा जाएंगे या 2 मीटिंग भी या 4 मीटिंग भी। ये एक प्रोसेस है जिसका क्रेडिट पाकिस्तान से कोई नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने ये प्रोसेस शुरू करवाया और अब मुलाकात इस्लामाबाद में हो या कहीं और हो, ये जो है क्रेडिट पाकिस्तान के पास ही रहेगा हमेशा कि पाकिस्तान ने ये मुलाकात शुरू करवाए। अब ये है कि आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। अमेरिका में अपनी जो सूरत हाल है, अमेरिका की जो ग्राउंड सिचुएशन है, डोमेस्टिक ऑडियंस है, ईरान की अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस। आप अगर आप देखें दोनों के बयान जो ईरान से आ रहे हैं और जो अमेरिका से आ रहे हैं, दोनों के बयान का टारगेट इस वक्त उनकी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है। उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात में हमने दुश्मन की कोई बात तस्लीम नहीं की, हमने शिकस्त नहीं मानी, हम अपने मौके पे डटे हुए होते हैं। ये होता है पब्लिक स्टेटमेंट। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारी गुफ्तगू हो रही होती। अगर ये गुफ्तगू नहीं हो रही होती तो ना अमरीकी नायब सदर वहां जाते, ना ईरान ने इतना लंबा चौड़ा वक्त भेजा होता। तो गुफ्तगू है, गुफ्तगू जारी होगी और ये भी मुमकिन है कि जो खासतौर पे उनके जो फौजी एक्सपर्ट्स हैं दोनों तरफ के, कुछ अच्छा जो इस तरह के जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं होते, मिड लेवल पे होते हैं। वो पहले सारी चीजें तय करते हैं, फिर हाई लेवल पे सिग्नेचर होता है। तो ये हो सकता है कि दोनों तरफ के माहिरीन रुक गए हों, जिसका जरूरी नहीं है कि मीडिया को बताया जाए या पता चले और गुफ्तगू हो रही हो और उसके बाद कोई नतीजा निकले, उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़े। तो मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। बिल्कुल एक पाकिस्तान ने बहुत अहसन काम किया और बातचीत आगे जरूर बढ़ेगी। रही ये बात कि ये सपोज करना कि ईरान की शिकस्त हो गई है या अमेरिका की शिकस्त हो गई है, दोनों गलत था। अमेरिका की शिकस्त हुई है ना ईरान की शिकस्त हुई है। दोनों ने रियलाइज किया है कि जंग को जारी रखने से कुछ हासिल नहीं होगा और उसको तय किया जाए बातचीत के जरिए। जंग को जारी रखना किसी के लिए भी सूदमंद है नहीं और उसके नताइज भी मुस्बत नहीं निकल रहे, और फिर जो अहदाफ किए गए थे वो दोनों अहदाफ हासिल नहीं कर सके। तो इसीलिए इसके ऊपर एक वक्फे के तहत बातचीत जारी है और उसी वक्फे पे आने वाले दिनों का जो मंजरनामा है वो पूरे का पूरा जो है वो खड़ा होगा। हमारे साथ ये तमाम मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी मंजरनामे में मजीद बात होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा। शहदास वेलकम बैक। मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर तो डिस्कशन जारी और सारी ही है, लेकिन आने वाले दिन जो हैं वो इन दो ममालिक के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक के लिए मामूलात किस तरीके के लेके आएंगे, उनकी तरजीहात में बदलाव क्या होगा। बात का आगाज़ इसी से करते हैं। हैदर, ये बताइए कि मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, जो मुतासरीन में से थे, जिनको टारगेट किया गया, चलें ये डायलॉग्स जो हैं ये अमेरिका और ईरान के माबैन हो रहे हैं और ये उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रहे हैं जो इससे पहले भी थी, यानी यूरेनियम की बातें अब भी हो रही हैं और उसके अलावा आबनाए हरमुज़ का बीच में जो है वो उनसर अब नुमाया हुआ है, उसका फैसला भी आने वाले दिनों के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी तरजीहात, इनकी मुश्किलात और इनका मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या तब्दील होना है? देखें, इस जंग में अमेरिका और ईरान और इजराइल के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क हैं वो यकीनी तौर पर अरब ममालिक है और उसमें भी 3-4 तो वो थे जो ईरान सबसे ज़्यादा, जहाँ पर ईरान ने हिट किया। मैं समझता हूँ कि अप्रोच में तब्दीली सिर्फ यहाँ पर नहीं, ओवरऑल हो चुकी है। आप यूरोप का देख लें, वहाँ पर जो इस वक्त अप्रोच है, और इवन अरब ममालिक में भी आप शायद कुछ ममालिक को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने ईरान के साथ इस रीजन में सर्वाइव करना है। बिलखुसूस अब देखिए उनकी सारी जो उनका इन्हिसार है उनकी मईशत का, वो तेल पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो जिस कदर बड़ा हथियार अब ईरान के पास है,
ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि ईरानियन कंट्रोल में ये सब कुछ हो और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात के बगैर आप अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से भी अरब ममालिक भी अब इसके ऊपर सोचेंगे और मुस्तकबिल के अंदर शायद हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देखने को मिले। बातें तो हो रही है ना ओमान की और ईरान की, लेकिन कुछ और ममालिक भी इसके अंदर समझते हैं कि उनको भी इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा होना चाहिए। तो जब चीज़ें बेहतर होंगी तो आई एम श्योर ऐसी गुंजाइश जरूर निकलेगी जिसमें इन ममालिक को एडजस्ट करके एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब दिया जाए जिससे इनकी मामलात भी चलें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी एड्रेस हों। ठीक है, हमें तजियाकार एहसान अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। एहसान साहब, ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। ये मौजूदा सूरत हाल में अभी हौसला अफजा तो बात यही है कि दोनों कुशन छोड़ के गए। पसे पर्दा जो बातचीत हाई ऑफिशल्स के दरमियान में हुई और फिर जो सेकंड और थर्ड टियर जो उनकी यहाँ पर मौजूद थी, उनके माबैन जो ड्राफ्ट्स तैयार हुए, तो किसी न किसी एक नहज तक तो पहुंचे होंगे। कोई बीच का रास्ता तो निकला होगा, लेकिन उस बीच के रास्ते में दोनों तरफ आमादगी दरकार है जिसकी वजह से वापस गए हुए हैं, और एक रास्ता छोड़ा हुआ है कि हमने इनके सामने बातें रख दी और हमने इनके सामने रख दी। अब आपका इस बारे में मौक़िफ़ लेना है कि आप क्या राय रखते हैं कि कितने दिन इसका दायराकार मजीद वसी होगा, और जंग जो है जिसको रोका गया है 15 दिन के लिए, मजीद कितने दिन रुकेगी? अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। अच्छा देखें, मेरा ख्याल है कि जब ये सारी टॉक्स के बारे में सीज फायर हुआ और टॉक्स का डिसाइड हुआ, तो हम थोड़ा सा ना एक हाइपर एक्साइटमेंट में चले गए थे कि शायद पहले ही दिन के अंदर इन सारे जितने भी मौजूआत हैं इनके ऊपर कोई डिसीजन हो जाएगा। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सा एक केस है, एक नॉर्मल नहीं है कि जिसके अंदर एक फौज ने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर घुस के कुछ कब्जा कर लिया है और अब पोस्ट वॉर पार्लेंस के अंदर आप कुछ ले दो के हिसाब से कुछ नेगोशिएशंस के अंदर कुछ आउटकम निकल आएगा। ये इसमें बड़ी डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सिटीज शामिल हैं और अभी की नहीं है, वो 1953 से लेके 2026 तक का जो मिसट्रस्ट है, सबसे बड़ी रुकावट वो है। फिर इजराइल का फैक्टर है, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, आपकी एनरिचमेंट का इशू है। ये हुर्मुज तो इस सारे इवेंट से पहले था नहीं, ये तो बन गया, अब इशू बन गया। मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक इट इज टू अर्ली टू ये कहना कि इसका कोई बहुत जल्दी कोई सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टीज, आपने भी इसकी तरफ जिक्र किया कि एटलीस्ट एक दूसरे को डायरेक्ट सुनना शुरू किया, व्यू पॉइंट लेना शुरू किया, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया है कि क्या कहाँ के ऊपर बार्गेन पॉसिबल है, कौन सी जगह है जहां पे रेड लाइन है, फायदेमंद सूरत हाल दोनों अतराफ में किसके लिए क्या क्या निकलती हैं और क्वेश्चंस कितने मौजूद हैं, इसके ऊपर गौर खोज तो अभी किया जाना है। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, चाइना के किरदार के हवाले से बात करनी है कि चाइना का किरदार इस पूरे अमल में क्या रहा है। क्या वजह बनी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कहा कि चीन के कहने पे हमने रोका, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को बाद में चाइना को धमकी देना पड़ी कि डिफेंस सिस्टम अगर आप ईरान को दे रहे हो तो इसके असरात आपको भुगतना पड़ेंगे? डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा साथ मौजूद हैं? डॉक्टर हुसैन आलम साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी, मुझे आवाज आ रही है। डॉक्टर हुसैन साहब, यही मेरा सवाल आपसे है, चाइना के किरदार के बारे में क्या राय रखेंगे? ऐसा है कि पूरी दुनिया के अंदर ना इस टाइम जो ताकत के तवाज़न और जो जिसे हम कहते थे कि जी एक कुतबी है, दो कुतबी है, बाइपोलर है, अब बाइपोलर नहीं ट्राइपोलर हो गई है। इसके अंदर रशिया है, अमेरिका है और चाइना भी है। और जब तक इंटरनेशनल गेम प्लेयर्स इसके अंदर मौजूद हैं, बज़ाहिर तो देखने में हमें लगता है कि शतरंज की टेबल के ऊपर सिर्फ ईरान और अमेरिका बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी की कुव्वतें हैं उसके अंदर सऊदीया है, उसके अंदर पाकिस्तान है, उसके अंदर पीछे चाइना है, उसके अंदर पीछे रशिया है और इसराइल है। और वो कल से क्या कहते हैं लबनान के अंदर कत्लो खून जारी रखे हुए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ अमेरिका और सिर्फ ईरान बात कर रहे हो? तो चाइना के रूल को तो आप बीच में से निकाल नहीं सकते। ये तो पूरी दुनिया की जो जंग है वो मुआशी मफादात की जंग है। ये वो जंग है जिसके तहत क्या उसको कहते हैं अपने अपने इंटरेस्ट और अपनी अपनी चीजें सेटल होनी है। बज़ाहिर तो ये बड़ी छोटी चीजें लग रही है और ईरान तो मेरा ख्याल है कि 6% पे आ गया था कि जी जो आपकी
एटमी न्यूक्लियर सलाहियत है कि हम उसको कर्टेल कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ तक भी बात सुनेगी कि जो उनके कतर के पास रखे हुए पैसे हैं, हम सैंक्शंस अगर उठाते हैं तो वो उनके जो फंड्स हैं वो बहाल हो जाएंगे। तो कहीं कुछ पीछे ऐसा चल रहा है जो बज़ाहिर इन दो ताकतों के दरमियान नहीं है, वो दूसरे मामला सेटल हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब तक बाकी सारी चीजें और ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होंगी डीप रूटेड, तब तक इसकी अगली बैठक नहीं होगी, लेकिन होगी जरूर। होगी बैठक तो जरूर होगी और उसके नताइज भी जो है वो मौजूदा सूरत हाल से मुख्तलिफ निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन तब तक मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ अज़हान हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ तरजीहात हैं और मुख्तलिफ तज्जियात हैं, वो तो होते ही रहने। अनवर इकबाल साहब, सर एक मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनका किरदार आने वाले दिनों के अंदर क्या दिखाई देगा? और दूसरा ये जो चाइना के हवाले से मेरा सवाल था कि चाइना का किरदार क्या रहा, और चाइना के बारे में कुछ ही दिन में 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो अमेरिका की दिखाई दी और दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद दिखाई दी। इसकी वजूहात क्या लगती हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मशरिक़ वस्ता में मशरिक़ वस्ता तब्दील हो जाएगा, सही वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने अपना प्रेजेंस वहाँ फील कराया है। ईरान ने ये बात साबित की है कि रिजिलियंट फोर्स है और उन्होंने इतना बड़ा हमला बर्दाश्त किया। ज़ाहिर ये कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान जो है अमेरिका को फौजी डिफीट दे देगा, लेकिन उनका कायम रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये होगा कि अरब ममालिक को ज़ाहिर ये बात तय करनी पड़ेगी कि ईरान तो यहाँ है और पूरी मजबूती से है, तो हमें उससे कैसे डील करना है। अब उसके 2 इम्कानात हैं। एक तो ये कि उनके ईरान से ताल्लुकात बेहतर हों और जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए। दूसरी ये है कि वो ये समझें कि एक मजबूत ईरान उनके लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है और फिर उनके ताल्लुकात मसलन जैसे UAE है, उनके ताल्लुकात इसराइल से ज़्यादा और करीब हो जाएं और इसराइली आपको वहाँ फौजी जो है इनकी मदद करते हुए नज़र आए और वो उस जंग में दूसरी तरफ से शरीक हों। दोनों इम्कानात हैं और इसमें तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि अव्वल तो इस बात पे डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा कि अमेरिका इस मामले से कैसे डील करता है और अमेरिका और ईरान के दरमियान किस हद तक समझौता होता है। रही बात चाइना की, तो चाइना जो है वो एक जाहिर है मेजर पावर है, नंबर 2 है दुनिया में इस वक्त। और मैं नहीं समझता कि हालिया माजी करीब में जो बड़े फैसले हुए हैं उसमें अमेरिका ने बयानात अपनी जगह, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ जिसमें अमेरिका ने चाइना से कंसल्ट नहीं किया है। और जहां भी ऐसा महसूस हुआ चाइना को भी कि जहां अमेरिका किसी इशू पे ज़्यादा सेंसिटिव है स्टैंड ले लेगा या चाइना सेंसिटिव है वो स्टैंड ले लेगा, वहाँ उन्होंने एक दूसरे को अकोमोडेट भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना की जो पोजीशन है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी चाइना ने एक बहुत मौसर किरदार अदा किया, ख़ासतौर पे ईरान को तैयार करने में। चाइना जो है उसके मुफाद में है कि कोई मुफाहमत हो जाए वहाँ, उसके मुफाद में है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा किरदार है वो बरकरार रहे। आप देखें चाइना चाहता तो खुद भी इन्वॉल्व हो सकता था, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने पाकिस्तान को फ्रंट पे रखा और यही चाइना का रवैया रहेगा। चाइना किसी भी मामले में बराह रास्त इन्वॉल्व होने से गुरेज करेगा मगर पूरी तरह इन्वॉल्व रहेगा भी। ठीक, हैदर आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स क्या होंगी? क्या चाइना वाकई ही डिफेंस सिस्टम जो था वो ईरान को दे रहा था, या फिर ऐसे वक्त के अंदर अमेरिका को एक फेस सेविंग चाहिए, ये बयान देकर कि चाइना अगर देता है तो इसके मुज़मरात असरात जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद अमेरिका ये क्लेम कर दे कि हमारे कहने के ऊपर चाइना ने ये डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को नहीं फराहम किया, तो ये भी हमारी जीत में से एक जीत है। मेरा ख्याल है कि डिफेंस सिस्टम चाइना देता है या नहीं देता, इससे ज़्यादा बड़ी बहस ये होनी चाहिए कि चाइना ने रोल क्या प्ले किया। या सिर्फ गुज़श्ता 40 रोज़ में 28 से ज़्यादा फॉरेन ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है वो इक्वली रोल प्ले किया है इस सारी एफर्ट में, जहां तक मामला इस नहज पर आए। और मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट सिर्फ ये है कि आप एक लम्हे के लिए महसूस करें कि आज से 4 रोज कबल जब आलम यह था कि इजरायली और भारतीय चैनल्स पर टाइमर्स ऑन थे कि कितने मिनट्स के बाद ईरान पर अमरीकी और इजरायली तैयारे बमबारी करेंगे और तबाही मचाएंगे 4 घंटों के लिए, उस वक्त ये बहस हो रही थी कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। तो वो जो घड़ियां थमी है, वो टिक टिक जो खत्म हुई है, वो किसने वो करवाया? वो पाकिस्तान ने करवाया, या सिर्फ वो आपके और मेरे
मुल्क ने, हमारी पॉलिटिकल तो और हम उसी मिलिट्री के लिए लीडरशिप अच्छे की ने। उम्मीद रखते हैं और दुआ रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अच्छे नताइज निकल सके। बहुत शुक्रिया हैदर हयात, शाजिया चीमा साहिबा और डॉक्टर हसान अहमद साहब, अनवर इकबाल साहब और डॉक्टर हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।